चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7th लेक्चर सेल का। तो हमने सेल सेल मेम्ब्रेन की काफ़ी फंक्शन देख लिए थे। एक मेन फंक्शन होता है उसका ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है कि कैसे। तो एक तो ये 2 टाइप से ट्रांसपोर्ट करता है ये। एक तो पैसिवली, एक करता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। एक्टिव में आपकी एनर्जी खर्च होती है। एटीपी इन्वॉल्व होता है इसमें। तो पहले उसके बारे में बात कर लें पैसिव के बारे में। पैसिव में जो सब्सटेंस मूव करते हैं वो हायर कॉन्संट्रेशन से लोअर कॉन्संट्रेशन मूव करते हैं। इसलिए वो अलोंग दी कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। कॉन्संट्रेशन के अलोंग जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन। डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन अगर मैंने कह दिया डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ है किसी सब्सटेंस का। ठीक है जी, ठीक है। अब ये भी 2 तरीके से हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक तो आपका डिफ्यूजन की हेल्प से या फिर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो इसमें बात करते हैं। आपकी मेम्ब्रेन है, आपका वाटर के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का इधर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। 1 मिनट चल जाता है। ये वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ लिखी है दैट नॉन पोलर वाटर के यहाँ पर हम नॉन पोलर इधर कह दिया कि वाटर नॉन पोलर है, ठीक है? क्या सच में वाटर जो होता है आपका नॉन पोलर होता है? बेटा जी नहीं, वाटर कभी नॉन पोलर हो ही नहीं सकता। ये बस बहुत छोटा होता है और कुछ चैनल होते हैं एक्वापोरीन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आपको याद नहीं रखना। आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें कौन-सा चैनल था, कुछ नहीं। बस ये इसको इधर पता है क्यों लिख दिया कि बिहेव्स लाइक नॉन पोलर। लगता हमें नॉन पोलर की तरह बट ये हमेशा पोलर ही होगा कि कॉन्सेप्ट गलत ना हो तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? एक आपका होगा सिंपल डिफ्यूजन वाटर का जिसको हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है जी? ठीक है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कैसा होता है? आपके कोई पोलर सब्सटेंस है या फिर आपका कोई आयन है जो कि इधर से इधर जाना चाहता है। तो याद करो हमने पूरा एक डायग्राम बनाया था अच्छा सा। इसमें एक आपका इंटीग्रल प्रोटीन था जो कि टोटली बरीड था जिसका हमने नाम दिया था कैरियर प्रोटीन, ट्रांसफर प्रोटीन, बहुत सारे नाम दिए थे। तो वही वो काम कर रहा है इसे इधर से इधर ले जाने के लिए इन आयंस का पोलर सब्सटेंस का। ठीक है जी? ठीक है। हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ खत्म। हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एटीपी यूज़ होती है। ठीक है? जहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है हायर लोअर कॉन्संट्रेशन टू हायर कॉन्संट्रेशन जाता है। जहाँ पे सामान कम है उसी से ही खींच के नीचे लेके जा रहे हो। तो मतलब उसमें एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी। इसका एग्जांपल होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है? और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? अपहील ट्रांसपोर्ट है, ठीक है जी? ठीक है। आपका एक्टिव अपहील और पैसिव डाउनहील, ठीक है? अब बात करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। तो ये क्या है? ये क्या कहते हैं हमें रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, शेप भी ये प्रोवाइड कराती है सेल को अपनी। एंड ये नॉन लिविंग होती है। सपोर्ट, स्ट्रेंथ ये भी सेल को प्रोवाइड कराती है। क्या-क्या काम हो गए? रिजिडिटी मतलब शेप, फिर स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ठीक है? और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। हाँ, पता है हमें। और इसी वजह से ये बाहर है ना, तो ये सेल को एक दूसरे सेल से इंटरेक्शन करने में हेल्प कराती है। अब आपका 4th पॉइंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड केमिकल डैमेज। अगर कोई मैकेनिकल डैमेज हो रहा है या फिर कोई केमिकल डैमेज हो रहा है या इन्फेक्शन से ये हमें प्रोटेक्ट करवाती है सेल को, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ माइक्रो नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल से इनकी मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री ब्लॉक करती है। छोटा पार्टिकल आ नहीं देती है बेटा ये, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा पार्टिकल को नहीं आने देती। ठीक है? ठीक है। अब कुछ आपके जैसे आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, फंगाई, हायर प्लांट, एल्गी और आपका एनिमल। एनिमल में तो होती ही नहीं है सेल वॉल, हमारे में सेल वॉल थोड़ी होती है, नहीं होती। आर्किबैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होती है? वो आती है सूडोम्यूरिन की बनी होती है आर्किबैक्टीरिया में। यूबैक्टीरिया में म्यूरिन की बनी होती है या फिर उसे कहते हैं हम पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है? आपकी फंगस वेरी फेमस काइटिन की बनी हुई होती है ना? हायर प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज होता है, साथ में पैक्टिन एंड प्लस सम प्रोटीन्स, ठीक है जी? हाँ। एंड जो आपकी एल्गी इसमें स्पेशली दे रखा है उसके बारे में कि इसमें सेलुलोज होता है, गैलेक्टिन होता है, मैनन होता है, कुछ मिनरल लाइक आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जल्दी से दोहराओ कौन सा? सेलुलोज होता है, गैलेक्टिन होता है, मैनन होता है और क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट। अब सेल वॉल के बारे में थोड़ा-सा और जागे जानते हुए कि आपका अगर कोई सेल थोड़ा पहले अभी यंग सेल है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है? अंदर तो आपका सेल मेम्ब्रेन है ही है, ठीक है? जो कि आपका ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है और इलास्टिक होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है? इलास्टिक होती है, अभी रिजिड नहीं है, इलास्टिक है, ठीक है? जैसे-जैसे सेल मैच्योर हुआ, तो जब सेल मैच्योर हो गया तो ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड कर गई, वो धीरे-धीरे झड़ने लगी और अपने अंदर की साइड उसने एक बॉल बनाई, एक सेल वॉल बनाई जिसका नाम पड़ गया सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है? जो कि रिजिड होती है और डेवलप्ड ऑन इन साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। अंदर की साइड बनी है ना इसलिए। और टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स, ठीक है? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मिडल लैमेला के बारे में। तो एक्चुअली में मिडल लैमेला होता ही क्या है जो टॉपिक है इधर। मिडल लैमेला होता ये है कि आपके जो 2 नेबरिंग सेल होते हैं ना, 2 एडजस्टिंग सेल होते हैं, उनको ग्लू मतलब चिपकाने का काम करता है, एक साथ रखने का काम करता है। देखो ये रहा, ये अभी इधर इतना मान लो ये, ठीक है?
इसमें इससे अच्छे खासे सेल में एंट्री हो गई आपके प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा ने क्या करा, ये एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो कि कनेक्ट करता है दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को, ठीक है? जिससे कि जो मटेरियल आयंस वगैरह उनका उनका आदान-प्रदान हो सके, उनका आदान-प्रदान हो सके इस तरह से। तो एक एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी लाइन वो ये कहता है कि ट्रा ट्रैवर्स्ड सेल वॉल एंड मिडल लैमेलाe, क्या मतलब कि ये सेल वॉल और मिडल लैमेला को चीरता हुआ जाता है, जिससे कि इन दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट, हो गया जी। अब बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है? एंडो मतलब इनसाइड द सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं एक साथ। मतलब क्या? इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल द फंक्शन ऑफ सम सेल ऑर्गेनेलीज आर कोऑर्डिनेट, ये वर्क करते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं कुछ ऑर्गेनेलीज, ठीक है? इसको हम कहते हैं एंडो, जो ये बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपकी कोऑर्डिनेट फैशन में वर्क करती हैं, जिसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं ये जो चीज इस तरह से काम कर रही है वो बना रही है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये कौन कौन से इसमें सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं? इसमें आपकी 4 सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं। दैट्स योर, पहला आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका लाइसोसोम है, चौथा आपका वैक्यूल। अगर किसी को याद नहीं होता तो लव से याद कर लो कि आपका लाइसोसोम ओ से है आपका गोल्गी का ओ, ठीक है? बी से है आपका वैक्यूल है, ई से है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी? ठीक है। और इसमें कौन-कौन से पार्ट नहीं होते एंडोप्लाज्मिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, सॉरी 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 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कौन पार्ट नहीं होते हैं? कौन सी ऑर्गेनेलीज उनका पार्ट नहीं होती हैं? ये होती हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ये पार्ट नहीं होते इस सिस्टम का, ठीक है? कौन-कौन पार्ट नहीं होता इस सिस्टम का? आपका होता है एक 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो इसका पार्ट नहीं होता। एक तो याद करो, एक कौन-सा? माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इसका पार्ट नहीं होता। कौन-कौन पार्ट होते हैं? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड योर वैक्यूल, ठीक है जी? ठीक है। अब थोड़ा-सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कल, और अच्छे से इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये एक साथ ये जो हमने बात करी है, इनकी किस तरह की कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं ये, जो कि ये एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना रही है। तो ये कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेशन शो करते हैं कि देखिए इधर, ये आपका न्यूक्लियस है, उससे निकलती हुई कुछ एक्सटेंशन, है ना? किसी के पास राइसोसोम है इधर और किसी के पास राइसोसोम्स नहीं है। जिसके पास है उसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइसोसोम होते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन और सिक्रीट भी प्रोटीन करता है। मतलब इसने बनाया प्रोटीन और बाहर सिक्रीट कर दिया, ठीक है? और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो न्यूक्लियस है उसके पास होता है ना? दिख रहा होगा। अब देखिए एक आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइसोसोम्स नहीं है, जो कि ये बनाता है आपके लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। क्या बनाता है? लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है जी? ठीक। हमें पता चल गया कि ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इसके बारे में बात कर ली दोनों के बारे में, ठीक है जी? अब इसके पास आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि पैरेलली इस तरह से अरेंज है, स्टैक। चलो वो तो हम और अच्छे से बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी है ये आपका। तो इसमें जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो इसका फेस है साइड, उसको कहेंगे हम फॉर्मिंग फेस, या कहेंगे सिस फेस, या फिर कहेंगे कॉन्वेक्स फेस। या फिर से बोलो, जो इसकी साइड फेस कर रहा है वो कौन सा है? फॉर्मिंग फेस, सिस फेस और कॉन्वेक्स फेस, ठीक है जी? ठीक है। एंड इसका बीच के पार्ट को कह देंगे मीडियन गोल्गी, और जो कि उसकी अपोजिट साइड है वो आ गया आपका मैच्योरिंग फेस, या फिर ट्रांस फेस, या फिर कॉनकेव फेस फेस, ठीक है जी? ठीक है। अब ये गोल्गी करता क्या है? ये करता है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग करता किसकी है? अब ये इन दोनों ने, इसने बनाया प्रोटीन, इसने बनाया लिपिड, इसकी अच्छी से पैकेजिंग करेगा। ये लगाएगा टैग्स, टैग्स कह रही हूँ, टैग टैग, कि ये चीज़ जाएगी, जाएगी तो कहाँ? ये जो बनी है प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये लगाता है शुगर की टैग्स। किस पे? प्रोटीन एंड लिपिड्स पे। क्या गोल्गी एड्स शुगर टू प्रोटीन एंड लिपिड? इसका मतलब इसने गोल्गी एंड सॉरी प्रोटीन एंड लिपिड पे शुगर के टैग्स लगा दिए, ऐड कर दी मतलब शुगर इन पे। तो इसको क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है? ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर ऐड करना प्रोटीन या लिपिड पे, ठीक है? ठीक है। तो इस हमने शुगर ऐड जो कर दी, उसका इसका क्यों करी ऐसे ऐड हमने? क्यों करी? क्योंकि जिससे हमें पता चल सके कि ये जो प्रोटीन है वो जाना कहाँ है, ये जो लिपिड है वो जाएगा कहाँ। मतलब बाय रीडिंग द शुगर सीक्वेंस वी कैन सेंड प्रोटीन एंड लिपिड टू द इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेटिंग। मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, कहाँ पे ये प्रोटीन या लिपिड आपको पहुंचाना है, वो ये शुगर डिसाइड करेगा, शुगर का सीक्वेंस डिसाइड करेगा, ठीक है जी? और आगे हम कल की क्लास में अच्छे से और जानकारी ले रहे होंगे इस पूरे कंसेप्ट की।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है वो कर देते हैं फटाफट से। आप बताइए कि मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, एक्टिव, बट ये डिफ्यूजन थोड़ी एग्जांपल है इसका। आपका पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम इसका एग्जांपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इधर अगर चाहें आप लिख सकते हैं नोट्स में कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इधर लिखना भूल गए हम थोड़ा, आप लिख सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिख लेना। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मूवमेंट एंड accumulation of ions across the membrane against, फिर से आ गया their concentration gradient can be explained by obviously active transport। हाँ जी, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि बताया जाएगी भाई क्यों क्या। आगे बढ़ते हुए कि the different neighboring cells are held together by calcium pectate। मैंने कैल्शियम पैक्टेट के बारे में बताया था, नहीं बताया था? आई गेस मैं बताना भूल गई। अच्छा, एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने बताया नहीं बताया। देखो मिडल लैमेला जो होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम पैक्टेट से 99% हर किसी में मिडल लैमेला जो बना होगा कैल्शियम पैक्टेट से बना होगा। अगर 1% कोई केस है तो उस समय आ जाता है आपका मैग्नीशियम पैक्टेट। कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ यही पूछेगा कैल्शियम पैक्टेट नाम आ गया मतलब कि मिडल लैमेला के बारे में बात हो रही है आपकी, तो इधर क्या आंसर आ जाता है, मिडल लैमेला। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, ये इससे आपसे कह रहा है कि लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल एज इन द फिगर। तो बताइए करेक्ट डायग्राम कौन सा है इसमें से, बताओ कैसे अरेंजमेंट होता है हमारे लिपिड का। बाई लेयर और टेल जो हेड होता है वो बाहर वाटर को फेस करता है, इधर भी बाहर वाटर को फेस करता है। आपकी टेल जो होती है वो वाटरफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो अंदर आती है। इस तरह से अरेंजमेंट कोई भी आई गेस बता देगा। ये तो बहुत ही टच क्वेश्चन था जी। हाँ जी। अब लास्ट आपके 3 क्वेश्चंस कि द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ अ नेबरिंग सेल, कौन कनेक्ट करवाता है। एक देखो प्लाज्मोडेस्माटा, हाँ ठीक है, अरे भाई पहले ही दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर होल्ड्स, एक दूसरा है जो कि हमारा होल्ड्स करता है या ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, वो कौन सा आपका मिडल लैमेला। तो ये आपका आंसर हो जाता है। समझ गए ना, पहले किसके बारे में बात कर रहा है कि जो आपका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करवाता है वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा। दूसरा कह रहा है एंड एक दूसरा चीज है जो आपकी हेल्ड करती है या फिर ग्लू करके रखती है दो सेल्स, दो नेबरिंग सेल्स को, वो कौन काम करता है आपका मिडल लैमेला। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एल्गी एल्गल, हाँ एल्गी सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के एल्गी की सेल वॉल के अंदर क्या एब्सेंट है। गैलेक्टन होता है, सेलुलोज होता है, मैनन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन तो बेटा यू बैक्टीरिया में होती थी, याद है, करवाई थी अभी, याद भी बोल बोल के करवाई थी मैं। ठीक है। द सेल ऑफ द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल टू ग्रोथ। हाँ, आपकी जो यंग सेल होता है उसमें प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो कि ग्रोथ में कैपेबल होती है, ग्रोथ कर सकती है। ग्रेजुअली ये डिमिनिश हो जाती है जब धीरे धीरे प्लांट मैच्योर होने लगता है, ये धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है एज अ सेल मैच्योर। ठीक है जी। हाँ, बताइए कि सेकेंडरी वॉल क्या कहाँ फॉर्म्ड होती है, कहाँ किस साइड फॉर्म होती है, इनर टुवर्ड्स दी मिडल लेमेला। आप अगर देखो ये चीज अच्छी है, मिडल लेमेला बाहर होता है, मिडल लेमेला अंदर नहीं होता, ये बाहर बाहर होता है, दो सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या बाहरी साइड बनती है, नहीं, आउट इनर साइड ऑफ मिडल लेमेला नहीं। आपका किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, आपके मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि आपकी इनर साइड ऑफ सेल मतलब टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन, इधर लिखा भी हुआ था, देखो जरा सही से पढ़ो, टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन ये रहा। ठीक है, हो गया आज का, थैंक यू।